हेलो गाइस। राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। कल मैं आपके लिए मॉडल पेपर लाइव लेकर आई थी, जो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अच्छे से नहीं हो पाए, अच्छे से कि यानी कि बिल्कुल भी नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं आज ये पूरे 125 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये हमारा मॉडल पेपर 2 है और पहला हमने मॉडल पेपर पहले ही अपलोड कर दिया है और हमारे चैनल पे जो है प्लेलिस्ट बनी है, उस पे आप जाइए और वहाँ पे पहला हमने कवर करवा दिया है। चलिए देखते हैं। अब आप लोग इसमें अपना आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके फ्रेंड इसकी तैयारी करें टीजीटी पीजीटी की, आप उनको शेयर कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवत का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन साहित्य के इतिहास के विषय में किसका है? पूछ रहा है किसका है। तो आप लोग कमेंट में अपने आंसर बताते रहिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, थोड़ा हमें मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। और जैसे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक तो कर सकते हैं वीडियो को। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन साहित्य के इतिहास के विषय में किसका है? तो आचार्य डॉक्टर राम कुंवर वर्मा का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा का। किसका? आप लोग कमेंट में बताइए अपना आंसर। तो ये जो है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रपति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ शीर्षक से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? तो किसने लिखा है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ शीर्षक से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो किसने? नंद दुलारे वाजपेयी, अज्ञेय, गणपत चंद्रगुप्त, नामवर सिंह। किसने लिखा है? तो ये लिखा डॉक्टर नामवर सिंह ने। किसने लिखा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ जो है, ये डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, आदिकाल को संधिकाल कहा है। आदिकाल को संधिकाल कहा, किसने कहा भाई? आप लोग कमेंट में बताइए। आपकी तैयारी तो अच्छी चल रही होगी। तो आदिकाल को किसने संधिकाल कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त और डॉक्टर राम कुंवर वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा है बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन होगा सी। तो डॉक्टर राम कुंवर वर्मा ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर राम कुंवर वर्मा जी ने कहा। श्रावकाचार किसकी रचना है? तो श्रावकाचार किसकी रचना है? तो ये जो है किसकी, आप लोग कमेंट में अपना आंसर बताइए। चलिए कमेंट कीजिए भाई। तो श्रावकाचार किसकी रचना है? तो ये देवसेन जी की है। किसके? देवसेन की। ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, हमीर रासो की रचना राहुल सांकृत्यायन के अनुसार किसके द्वारा की गई है? तो पूछ रहा, हमीर रासो की रचना राहुल सांकृत्यायन के अनुसार किसके द्वारा की गई है? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हमीर रासो की रचना किसके द्वारा की गई? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो है की गई है ये जज्वल के द्वारा, ठीक है। और दलपत विजय ने खुमान रासो की रचना की है, और खुमान रासो की जो है दलपत विजय ने की है। दलपत विजय खुमान रासो, ठीक है। और नरपत नाल की है बीशल देव रासो ने, ठीक है। और सारंगधर की रचना किसने की है? सारंगधर। तो हमीर रासो की रचना है सारंग, ये हमीर रासो हैं इसके, सारंगधर के, ठीक है। लेखक सारंगधर के कौन? हमीर रासो। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसके रचना का नल सिंह है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसके रचना का नल सिंह है? तो आप लोग कमेंट में अपना आंसर बताइए। तो खुमान रासो होना चाहिए, यहाँ पे राणे गलत लिखा, इस प्रिंट है। विशलदेव रासो, विजयपाल रासो, जयचंद्र प्रकाश। तो निम्नलिखित में से किसके रचनाकार नल सिंह हैं? तो ये किसके हैं? विजयपाल रासो के रचनाकार नल सिंह जी हैं। देसिल बयना सब जन मिठा ते तेसन जपो हट्टा।
देसिल बैना सब जन मिट्ठा ते तेसन जपहुट्टा किसकी पंक्तियाँ हैं? तो किसकी पंक्तियाँ हैं आप लोग कमेंट में बताइए। तो अमीर खुसरो, विद्यापत, सरहपा, सबरपा, तो ये विद्यापत की हैं। किसकी? विद्यापत की। तेसिल बैना सब जन मिट्ठा ते तेसन जपहुट्टा, और विद्यापति की पंक्तियाँ हैं। और अमीर खुसरो की कौन सी पंक्ति है? मेरा जोबना नवेलरा भयो है। और सरापा की कौन सी है? सरापा की जय मन पवन न संचरे रवि शशि नहीं पवेश। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अब यहाँ पे देखिए हम व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ा हमारा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 125 क्वेश्चन इस वाले में कवर करवा देंगे। उसके बाद जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे मॉडल पेपर, तो उसमें हम पार्ट मतलब एक ही पार्ट में पूरे 125 क्वेश्चन नहीं लेकर आएंगे, 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जिससे थोड़ी बहुत मतलब व्याख्या भी यहाँ पे कर ली जाएगी। और चलिए देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं में कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं सम्मिलित है? तो मिश्र बंधु कौन से हैं? गशु यानी कि गणेश बिहारी मिश्र, और सा से श्याम बिहारी मिश्र, सा से सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसकी ये ट्रिक है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये कृष्ण बिहारी मिश्र इसमें सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं सम्मिलित? कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज रासो की शैली किस प्रकार की है? तो पृथ्वीराज रासो की शैली किस प्रकार की है? तो वीर रस है इसमें, और प्लस राजस्थानी, तो ये डिंगल भाषा होगी। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो की शैली किस प्रकार की है? तो ये है डिंगल भाषा। चलिए देखते हैं, राउरवेल ग्रंथ की नायिका का क्या नाम है? तो राउरवेल ग्रंथ की नायिका का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो राहुल नाम है। क्या नाम है राउरवेल की ग्रंथ की नायिका का? क्या नाम है? तो क्या नाम है आप लोग कमेंट में बताइए। तो राउरवेल ग्रंथ की नायिका का क्या नाम है? तो नाम ऑप्शन सी होगा, राहुल नाम है। क्या नाम है? राहुल। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य का पूर्व नाम क्या था? तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य का पूर्व नाम क्या था? आप लोग कमेंट में बताइए। तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य का पूर्व नाम क्या था? आनंद तीर्थ था। ठीक है, क्या था? आनंद तीर्थ। ऑप्शन सी होगा, आनंद तीर्थ तथा था विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के। ये जो है रुद्र संप्रदाय के हैं, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, यहाँ पे लिखते नहीं बनना फ्रेंड। अगला देखते हैं, अब यहाँ पे सुमेलित करना होगा। ठीक है, तो सुमेलित करना है यहाँ पे। तो मंझन की कौन सी रचना है? तो मंझन की है मधुमालती। मंझन की मधुमालती जो प्रेमाख्यायन काव्य। ठीक है, और उस्मान की रचना कौन सी है? उस्मान की तो है चित्रावली। उस्मान की कौन सी? चित्रावली। ठीक है, और जायसी की कौन सी है? जायसी की है पद्मावत। और कुतुबन की है कौन सी है? कुतुबन की है मृगावती। तो यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? 2 2 3 1 और 4। तो कौन सा हो जाएगा? 2 1 3 4। तो किस में होगा? 2 1 3 4। 2 1 3 4। तो ये ऑप्शन डी होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए, मंझन की हो गई मधुमालती, और उस्मान की हो गई चित्रावली, और जायसी की हो गई पद्मावत, कुतुबन की हो गई मृगावती। तो इसमें कौन सा होगा? 2 फिर 3, सॉरी हाँ 1 नहीं होगा, 2 3 और 1 4। तो ये होगा, हाँ वही तो कह रहे थे, 2 3 1 4। 2 3 1 4। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला देखते हैं,
आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये है रामानंद जी। कौन है? रामानंद जी। रामानंद जी, ठीक है। रामानंद जो थे प्रयाग के निवासी थे। इन्होंने रामानुजाचार्य की भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। थोड़ा व्याख्या करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए थोड़ा। और देखिए, मैं पूरे चारों ऑप्शन ना पढ़ के जिससे कि आंसर पे ज़्यादा फोकस करें, इसलिए फ्रेंड खाली टाइम वेस्ट करने का मेरा लक्ष्य नहीं है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने का मेरा उद्देश्य है। और निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ पर स्थित है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ पर स्थित? इटावा, वाराणसी, लखनऊ, अमेठी। तो कहाँ पे है? आप लोग कमेंट में बताइए। तो ये अमेठी में है, ठीक है। अगला, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशव जाहि निरंतर गावे पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे पंक्ति किस कवि द्वारा रचित? सूरदास, नंददास, परमानंद दास, रसखान। तो ये है रसखान जी की। किसकी है? रसखान जी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो किसके? ये तुलसीदास, रहीमदास, नंददास, केशवदास। तो किसकी है ये? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो ये है रहीमदास जी ने कहा है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। अब इन्होंने कहा, सुरती नृत्य अनांगती सब चाहत यस होय। ये तुलसीदास जी ने कहा है, सुरती नृत्य नागती सब चाहत अस होय। तब ये इन्होंने रहीमदास जी ने क्या कहा? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। और अगला देखते हैं, और नंददास की कौन सी है? नंददास की भी देख लेते हैं। वृंदावन को रीझ मनहु परिहाय माला, वृंदावन को रीझ मनहु पहिराय माला, मनहु वृंदावन को रीझ मनहु पहिराय माला। ये नंददास की है। और जो है उनकी केशवदास की क्या? देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद। तो ये केशवदास की है, देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद, ठीक है। अगला देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रचना सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है कौन सी रचना एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सी इसमें सुमेलित नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो देखिए, हनुमान नाटक जो है हृदय राम की है, तो सुमेलित। अंगद पेज ईश्वरदास की है, ये भी सुमेलित। अवध बिलास लालदास की, ये भी सुमेलित। रामायण महानाटक जो है ये ईश्वरदास की नहीं है, ये है प्राणचंद्र चौहान की। किसकी है? प्राणचंद चौहान की, ठीक है। चौहान की, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, ठीक है। ध्रुव चरित के रचनाकार कौन है? ध्रुव चरित के रचनाकार कौन है? रसखान, नरोत्तम दास, गोकुलनाथ, शीत स्वामी। तो ध्रुव चरित के रचनाकार है नरोत्तम दास। कौन है? नरोत्तम दास। और ये नरोत्तम दास जो थे ये सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे के रहने वाले थे। इनकी अन्य प्रमुख कृतियाँ सुदामा चरित, विचारमाला, रसखान जी की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम तथा गोकुलनाथ की प्रमुख कृतियाँ हैं 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता। चलिए देखते हैं। पूछता है गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? तो गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? बताइए, आप लोग आंसर कीजिए। तो रामानुज, रामानंद, नरहरिदास, ज्ञानदेव। तो गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो नाम था नरहरिदास। क्या था? नरहरिदास। ऑप्शन सी सही होगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जो है राम भक्ति
शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म जो है 1532 में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 में। और राम भक्ति शाखा के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ठीक है। और इनके माता का नाम क्या था? हुलसी, तथा पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तुलसीदास की कुल 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना गया। कितनी रचनाओं को? 12 रचनाओं को, कुल 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना गया, ठीक है। अगला देखते हैं। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार का नाम है, क्या है? आप लोग कमेंट में बताइए। उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार का नाम क्या है? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, परमानंद दास, नंददास। तो उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार का नाम है रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ठीक है। और परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, ठीक। इनकी रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख है, जिसमें 635 पद हैं, ठीक है। 635 पद है। इसके अतिरिक्त दान लीला तथा ध्रुव चरित भी इनकी रचना है। किसकी? परमानंद दास की। और नंददास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो नंददास की हैं मान मंजरी ये सभी हो, मान मंजरी, रस मंजरी, रास पंचाध्याय, भंवर गीत, रुक्मणी मंगल इत्यादि, ठीक है। यहाँ पे इतना सारा हम लिख नहीं सकते, इसलिए केशव, सुनते रहिए आप लोग अच्छे से। केशव को कहीं हृदय नहीं मिला था, यह कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया है? केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, यह कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? तो ये आप लोग कमेंट में बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर राम कौर वर्मा। तो इसमें कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो इसमें कौन होगा? आप लोग बताइए। तो इसमें होगा केशव को कब हृदय नहीं मिला था, यह कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घोषित किया, ठीक है। तो केशव को कब हृदय नहीं मिला, यह कहकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया। शुक्ल जी केशव को अलंकारवादी मानते। केशव दास ने स्वयं लिखा। शुक्ल जी है केशव को जो अलंकारवादी कवि मानते। क्या मानते? अलंकारवादी कवि, अलंकारवादी कवि, वादी कवि, ठीक है। कवि यहाँ पे लिखते नहीं वरना फ्रेंड, कवि मानते हैं। और जो है इन्होंने स्वयं लिखा है अलंकार, केशव दास ने स्वयं लिखा। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता अमित। तो इन्होंने स्वयं लिखा है केशव दास ने। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता अमित, ठीक है। अब देखते हैं अगला है भाषा भूषण के रचनाकार हैं। कौन है? आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, चिंतामण, जसवंत सिंह। तो कौन है? आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी से। तो भाषा भूषण के रचनाकार जो हैं जसवंत सिंह जी हैं। कौन है? जसवंत सिंह। इसमें इन्होंने 212 दोहे में अलंकारों का निरूपण किया है, ठीक है। भाषा भूषण में 212 दोहे में अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक 2 प्रकार की रचनाएं लिखी, जो इस प्रकार है। कौन कौन सी हैं? प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, आनंद विलास, सिद्धांत बोध इत्यादि इनकी जसवंत सिंह की, ठीक है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? पूछ रहा है भिखारी दास की इसमें से कौन सी रचना नहीं है? तो बताइए आप लोग कौन सी नहीं है। सॉरी नहीं कि मतलब निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सी रचना है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो ये जो है भिखारी दास की रचना जो है, इसमें भाव विलास, काव्य मीमांसा, काव्य निर्णय ये तो है नहीं। तो इसमें कौन सी है भिखारी दास की रचना? आप लोग बताइए जल्दी से। हाँ, काव्य विवेक नहीं है, ये काव्य निर्णय है। कौन सी है? काव्य निर्णय। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है।
काव्य निर्णय भिखारीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। इनकी अन्य रचनाएं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, चंदारणव पिंगल, शब्द नाम कोश इत्यादि हैं। भाव विलास नामक ग्रंथ जो है ये है देव का, ठीक है। किसका है? देव का, देव का, ठीक है। ये देव का है भाव विलास। तथा काव्य विवेक किसकी है? काव्य विवेक किसकी है? चिंतामणि, चिंतामणि की है। यहाँ इतना सारा हम लिख नहीं सकते, चलिए देखते हैं। और काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की, ये तो पता ही होगा, काव्य मीमांसा राजशेखर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कवियों के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। पूछ रहा है निम्नलिखित कवियों के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले होंगे केशवदास, ठीक है, फिर बिहारी होंगे, फिर देव होंगे, फिर पद्माकर होंगे। सबसे पहले केशव, फिर बिहारी, फिर देव, फिर पद्माकर। केशव 1555 ईस्वी, फिर बिहारी 1595 और देव 1673, पद्माकर 1753 ईस्वी। चलिए, दी गई रचनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें आप लोग कमेंट कीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, जो है हित तरंगिणी कृपाराम की है, ये तो सुमेलित। रसिक प्रिया केशवदास की है, सही है। कवि प्रिया ये है केशवदास की, ठीक है। ये चिंतामणि की नहीं है, केशवदास की है। किसकी है? केशवदास की। किसकी है? केशवदास की। और प्रबोध पचासा पद्माकर, ये सभी है, सही है। तो इसमें कौन सा होगा? ये चिंतामणि की नहीं है। पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक, तो यही हमारा सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, ओ माय गॉड, रस केलवल्ली किस कवि की रचना है? तो रस केलवल्ली किसकी रचना है? तो ये किसकी है? पद्माकर, घनानंद ठाकुर, सूदन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो रस केलवल्ली जो है घनानंद की रचना है। किसकी है? घनानंद की रचना है। और घनानंद की अन्य रचनाएं भी देखिए, जैसे सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोक सार, कृपा कंद, यमुना यस इत्यादि हैं, ठीक। अब पद्माकर की कौन सी है? पद्माभरण, हिम्मत बहादुर, बिरदावली, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी इत्यादि हैं। ठाकुर की ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, दिए गए कथनों में अनुचित कथन का चुनाव कीजिए। अनुचित कथन है जो, उसका चुनाव कीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा अनुचित है? बिहारी सतसई की रचना राजा जयचंद के आग्रह पर की गई थी, ऐसा तो कुछ नहीं था, ठीक, यही अनुचित होगा। तो आंसर हमारा यही होगा, ठीक है, यही होगा आंसर। बिहारी सतसई में 713 दो हैं, सही। बिहारी सतसई में कल्पना की समाहार शक्ति है। बिहारी सतसई जो श्रृंगार प्रधान रचना है, सही है। तो इसमें यही होगा, ऑप्शन ये होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य के किस आलोचक ने रीतकालीन साहित्य में सर्वत्र ग्राहस्थिक प्रेम की गंध की खोज की है? किसने की है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो किसने? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन होगा इसमें? तो हिंदी साहित्य के किस आलोचक ने रीतकालीन साहित्य में सर्वत्र ग्राहस्थिक प्रेम की गंध की खोज की? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने की। किसने की? डॉक्टर नगेंद्र ने। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन काव्य पंक्ति के रचयिता है। कौन है बताइए जल्दी से। तो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंध, अम्बिका दत्त याश। कौन होंगे? धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन होंगे। कौन होगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन होंगे, ठीक है। मेरो तो साधन एक ही है, जगनंद लला ब्रसभानु दुलारी, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है महत्वपूर्ण पंक्ति, ठीक है।
चहुँ साचौ निज कल्याण, तो सब मिल भारत संतान। ये प्रताप नारायण मिश्र की महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो आप लोग बताइए जल्दी से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो नियाज, आफताब, रशा, आब्र। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है उर्दू में आब्र नाम से कविताएं लिखते थे। किस नाम से? आब्र नाम से। इनकी रचना में यतिभंग प्राय मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की। इनकी अन्य रचनाएं हार्दिक, हर्षा, दर्श, वर्षा बिंदु, आनंद, अरुणोदय, जीर्ण जनपद इत्यादि। मुंशी सदा शुक्लाल का उपनाम नियाज तथा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का उपनाम क्या था? रशा था। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र और ये मुंशी सदा शुक्लाल का नियाज था। ठीक है, उपनाम। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई, ये बताइए आप लोग जल्दी से। ही थोड़ा इसको ऐसे कर देते तो पूरा दिखने लगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? हाँ, तो ये देखिए, उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति में को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बना। ये तो सही है। गद्य तथा पद दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया, ये गलत है। ठीक, ये सही नहीं होगा। वे नव युग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे, ये भी सही है। ठीक है, उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा की, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है इसमें? यही सही नहीं है। इन्होंने गद्य तथा पद दोनों में ही खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया, ये नहीं सही। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑप्शन बी सही होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार भारतेंद्र मंडल से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार भारतेंद्र मंडल से संबंधित नहीं थे? राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, राधाकृष्ण शर्मा। तो कौन नहीं थे बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन साहित्यकार भारतेंद्र मंडल से संबंधित नहीं थे? आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से। तो इसमें कौन? राधाचरण गोस्वामी ये तो थे। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र ये भी थे, और बालकृष्ण शर्मा ये भी थे। ठीक है, और राधा कृष्ण शर्मा ये नहीं थे। ठीक है, भारतेंद्र मंडल में यही नहीं शामिल थे। कौन? राधा कृष्ण शर्मा। अगला देखिए, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना। यह आँख बड़ी बला, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह किसने लिखा? यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना यह सब बुरा है। यह किसने लिखा? तो किसने लिखा? ये बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में कौन सी एक रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? पूछ रहा श्रीधर पाठक की कौन सी रचना नहीं है? तो ये जो है जार्ज वंजना ये तो है, बाल विधवा ये भी, भारतोत्थान ये भी, पद्म प्रसून ये नहीं है। ठीक है, तो पद्म प्रसून किसकी है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है। हरियोध किसकी है? हरियोध की। अगला देखते, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के महाकाव्य प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से, सर्गों की संख्या कितनी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के महाकाव्य प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या जो है 17 है। कितनी? 17, 17। कितनी है? 17 है। कितनी है? 17। अगला देखते हैं क्वेश्चन। त्रिशूल की रचना का उपनाम है। त्रिशूल किस रचनाकार का उपनाम है? त्रिशूल जो है किस रचना का उपनाम है? तो ये किसका है? रामनरेश त्रिपाठी, स्मितानंद पन्त, रामधारी सिंह दिनकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो त्रिशूल जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम है। ठीक है,
अगला देखते हैं, हिंडोला किसकी रचना है। हिंडोला जो है किसकी रचना है। तो हिंडोला जो है, जैसे कि उस पर थोड़ा देख लेते हैं। त्रिशूल जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम है, ठीक है। तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे। श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से लिखते तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से। जो श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे वो स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। स्नेही खड़ी बोली में कविता और सवैया छंदों का प्रयोग में प्रवीण थे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, हिंडोला रत्नाकर की, हिंडोला किसकी रचना है। तो हिंडोला जो है ये रत्नाकर की रचना है। किसकी है, रत्नाकर। ऑप्शन ए सही होगा। तो हिंडोला किसकी है, रत्नाकर की रचना है। रत्नाकर का मूल नाम था जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका उपनाम है, ठीक है। रत्नाकर का मूल नाम जगन्नाथ दास तथा रत्नाकर इनका उपनाम है। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास एवं इनके गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी थे। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविताएं करते थे। रत्नाकर जो थे उर्दू में किस नाम से उर्दू में किस उपनाम से कविताएं करते, तो जकी उपनाम से। ये पूछता है बहुत बार। इनकी कृतियां कौन सी, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, श्रृंगार लहरी, वीराष्टक, रत्नाष्टक इत्यादि, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो किस कवि द्वारा रचित है, तो ये जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। किसके द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा, गुप्त की पंक्ति है। इन्होंने 1912 में भारत भारती नामक चर्चित काव्य लिखा। किसने, मैथिली शरण गुप्त ने। जयद्रथवत, पंचवटी, मेघनादवत, साकेत इत्यादि इनकी रचनाएं। किसकी, मैथिली शरण गुप्त जी की, ठीक है। रचना काल की दृष्टि से एक व्यवस्थित क्रम है। कौन सा व्यवस्थित क्रम है, तो इसमें होगा, कौन सा होगा, आप लोग बताइए कमेंट में जल्दी से। रचना काल की दृष्टि से एक व्यवस्थित क्रम है, तो व्यवस्थित क्रम है साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, यही होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो साकेत जो है 1931 ईस्वी में लिखी, फिर यशोधरा 1932 में, और द्वापर 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और जय भारत जो 1952 ईस्वी। तो इस प्रकार साकेत, यशोधरा और द्वापर, जय भारत होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये उपयुक्त सभी रचनाएं किसकी हैं। ये जो है ये किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं सारी, ठीक है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। अगला देखते हैं, सैरंध्री नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। सैरंध्री नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। सैरंध्री नामक प्रसिद्ध रचना किसकी, प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा और निराला की। किसकी है, तो सैरंध्री नामक प्रसिद्ध रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी की। किसकी, मैथिली शरण गुप्त जी की, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। इनकी अन्य रचनाएं हैं भारत भारती जो 1912 ईस्वी में लिखी गई, यशोधरा 1932 ईस्वी में, जय भारत 1952 ईस्वी, सिद्धराज 1936 ईस्वी में लिखी गई, हिंदू 1927 ईस्वी इत्यादि में लिखी गई, ठीक है। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग से संबंधित है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग से संबंधित है, तो आप लोग बताइए जल्दी। तो इसमें कौन सा कवि द्विवेदी, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जसवंत सिंह, राधा कृष्ण दास, प्रेमघन, कौन होगा। तो द्विवेदी युग से संबंधित कौन है, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं, ठीक है। जसवंत सिंह जो है रीतिकाल से हैं, रीतिकाल से, ठीक, रीतिकाल काल से हैं। और राधा कृष्ण दास और प्रेमघन जो है ये दोनों हैं भारतेंदु युग से, भारतेंदु युग से, ठीक है, भारतेंदु युग से युग के कवि हैं, ठीक है। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। आप लोग भी जाग जाइए अगर सो रहे हैं तो। जागो फिर एक बार, ठीक है,
रचनाकार के सॉरी कविता के रचनाकार हैं कौन है बताइए जल्दी से। दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, निराला। तो इसमें कौन सा होगा? तो ये हो गए गणेश शंकर विद्यार्थी। हाँ, ओ सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड। ओ माय गॉड, एक सेकेंड फ्रेंड। हाँ, इसके जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? तो ये कौन होंगे? तो ये निराला जी होंगे। कौन होगा? निराला जी। ठीक है, जागो फिर। मिलन यामिनी किसकी रचना है? तो मिलन यामिनी जो है ये हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन पर उमर खयाम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत इत्यादि हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी या किसने कहा? तो किसने कहा? स्मिता नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा। किसने कहा? तो ये कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी यह कहा सुमित्रा नंदन पंत जी ने। किसने कहा? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अगला देखते हैं। पूरे 125 क्वेश्चन है फ्रेंड। ग्रंथवीथी के रचनाकार हैं। ग्रंथवीथी के रचनाकार कौन है? तो कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये कौन है? ये हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ग्रंथवीथी के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पंत प्रकृत के सुकुमार कवि। पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य इत्यादि। ठीक, पंत के विषय में ये सब था। कामायनी किसकी पुत्री है? तो कामायनी किसकी पुत्री है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। कामायनी किसकी पुत्री? मनु, इण, श्रद्धा, काम। तो कामायनी किसकी पुत्री है? तो कामायनी जो है काम की पुत्री। किसकी? काम की पुत्री है। ठीक है, कामायनी महाकाव्य जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जिसमें 15 सर्ग हैं। और जो हैं सर्गों के नाम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी के क्रमानुसार छंद है। प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। किसको? प्रसाद को। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये किसकी पंक्ति है? यह है महादेवी वर्मा जी की। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, ये कान्य इनकी जो है किसकी? निराला की कौन सी पंक्ति है? तो निराला की पंक्ति, ये कान्य कुब्ज कुलकुलांकर खाकर पत्तल में करे छेद। ये निराला ने कहा है। ठीक है, और पंत ने क्या कहा? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान। ये किसकी है? पंत की। ठीक है, और यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो अज्ञे की। ये प्रमुख पंक्ति है। ठीक, ये किसकी? अज्ञे की। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? उत्तर छायावादी कवि नहीं है, तो इसमें होगा कौन है? राम कुमार वर्मा नहीं है। ठीक, कौन नहीं? उत्तर छायावादी कवि राम कुमार वर्मा नहीं है। ठीक है, तो राम कुमार वर्मा एक छायावादी रचनाकार हैं। ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध एकांकीकार, नाटककार, आलोचक हैं। नरेंद्र शर्मा, बच्चन सिंह अंचल उत्तर छायावादी हैं। ये दो नरेंद्र शर्मा और बच्चन और अंचल, ये उत्तर छायावादी हैं। अगला देखते हैं।
उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार है, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार है कौन है बताइए, आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। तो कौन है, हरिओध, सियाराम शरणगुप्त, राम कुंवर वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी। तो उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुंवर वर्मा। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, पूछ रहा है इसमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है। तो ये देखिए, प्रेत का बयान ये भी है, पाषाणी भी है, चंदना भी है। तो कला और बूढ़ा चांद जो है ये सुमित्रानंदन पंत जी की है, तो ये नागार्जुन की नहीं है। ठीक है, तो कला और बूढ़ा चांद नामक रचना नागार्जुन की नहीं बल्कि सुमित्रानंदन पंत की। इस रचना पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसको, सुमित्रानंदन पंत को। चंदना, पाषाणी तथा प्रेत का बयान नागार्जुन की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो 1943 ईस्वी में हुआ था। पहला तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। ठीक है, इसका संपादन जो किसने किया था, सच्चिदानंद हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय ने किया था। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हुए जो इस प्रकार, तार सप्तक पहला तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959, चौथा तार सप्तक 1979। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में इसकी फुल इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है बताइए आप लोग जल्दी से, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है। तो सतपुड़ा के जंगल जो किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, गिरिजा कुमार महतो। तो सतपुड़ा के जंगल जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, कमल के फूल, वाणी की दीनता था टूटने का सुख इत्यादि। और शमशेर बहादुर की रचनाएं कौन कौन सी हैं भाई, तो इनकी है, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, समय साम्यवादी घिर गया, समय का रथ, टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग, लंबी कविता आदि हैं। और गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं, नाश और निर्माण, मंजीर, शिलापंख चमकीले, धूप के धान आदि। ठीक है, इस प्रकार इनकी सबकी रचनाएं हो गई। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया। तो नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया बताइए। तो ये किसके द्वारा दिया गया, अज्ञेय, मुक्तिबोध, मलय, शमशेर बहादुर सिंह। तो ये अज्ञेय के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा, अज्ञेय के द्वारा दिया गया। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये तो पता ही होगा। अपनी रेडियो वार्ता में इन्होंने नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रेडियो वार्ता में। ठीक है, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। मुक्तिबोध ने लिखा, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। ठीक है, अगला देखते हैं, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। तो आप लोग कमेंट में बताइए, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। तो मार्क्विस वेलेस्ली ने। किसने की, मार्क्विस वेलेस्ली ने की थी। ऑप्शन सी होगा इसमें। तो मार्क्विस वेलेस्ली ने कलकत्ता में किया। लल्लू लाल जी ने लतायफ ए हिंदी को बजवान ए रेख्ता कहा। सदल मिश्र ने रामचरित्र की रचना अध्यात्म रामायण के आधार पर किया है। कलिकोतुक रूपक नामक रचना किसने की। कलिकोतुक रूपक नामक रचना किसने की। तो किसने की, ये की प्रताप नारायण मिश्र ने। किसने की, प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक है, अगला देखते हैं, कोणार्क नामक नाटक किसने लिखा। कोणार्क नामक नाटक किसने लिखा, आप लोग बताइए जल्दी से। तो मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, पेन्ना अस्क। तो किसने लिखा, कोणार्क नामक नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा। किसने लिखा, जगदीश चंद्र माथुर ने। इसमें सृजनात्मकता एवं विध्वंस तथा नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष। इसके अन्य नाटक जो है जगदीश चंद्र माथुर जी के अन्य नाटक सारथिया, पहला राजा, दशरथ नंदन आदि हैं। 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य आदि भी हैं इनका। ठीक है, अगला देखते हैं,
मुंशी प्रेमचंद लिखित करबला किस विधा की रचना है? करबला जो है किस विधा की रचना है, बताइए आप लोग जल्दी से। तो ये है उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक। तो करबला जो है ये नाटक है मुंशी प्रेमचंद्र का। ऐतिहासिक नाटक है या मुंशी प्रेमचंद ऐतिहासिक। इनके अन्य नाटक हैं जैसे कि संग्राम, प्रेम की वेदी और ये हैं, ठीक है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाला श्री निवास दास का नहीं है, पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाला श्री निवास दास का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये जो है तप्ता श्रवण है, संयोगिता स्वयंवर ये भी है, रणधीर प्रेम मोहिनी ये भी है, उत्तर प्रदेशी ये नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेशी किसका है आप लोग बताइए। तो ये लाला श्रीनिवास दास का है। ओ सॉरी, उत्तर प्रियदर्शनी जो है किसका है नाटक? ये अज्ञेय का है और ये सभी लाला श्रीनिवास दास के हैं। ये उत्तर प्रियदर्शनी नाटक जो अज्ञेय का है, ठीक है। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन? सॉरी फ्रेंड। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, भुवनेश्वर, उपेंद्रनाथ रामकुमार वर्मा। तो स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी। कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क। मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है? तो मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। तो मिस्टर अभिमन्यु जो है किसका नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का है। किसका? लक्ष्मी नारायण लाल का। जो महाभारत के कथानक पर आधारित लक्ष्मी नारायण लाल के अन्य प्रमुख नाटक हैं जैसे कि अंधा कुआं, दर्पण, रात रानी नाटक, बहुरूपी मादा, कैक्टस, बलराम की लड़ाई, कॉफी हाउस पे इंतजार तथा सुंदर रस इत्यादि हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? तो नाटक में कितने? 2, 10, 4, 8। तो नाटक में है 8 8 रसों का परिपाक माना जाता है नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेवा सदन का प्रकाशन कब हुआ था? सेवा सदन का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1908 में, 1930 में, 1935 में, 1918 में। तो ये 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। यह मूल रूप से जो है उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। जो कौन सा? सेवा सदन। 1918 में प्रकाशन वर्ष मूल रूप से उर्दू उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। सेवा सदन जो है प्रेमचंद का पहला पूर्ण हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास में वैश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण है। वे प्रेमचंद्र ने अन्य उपन्यास वरदान, प्रेमा, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, गबन, कायाकल्प, प्रेमाश्रम और रंगभूमि इत्यादि इनके नाटक, ठीक है, उपन्यास है, ठीक, नाटक नहीं उपन्यास। अब देखते हैं, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम है क्या है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी, चंद्र शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल वर्मा, एस पाल। कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है भाई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना का वर्णन करती है, ठीक है। सुखमय जीवन तथा बुद्धू का कांटा इनकी अन्य कहानियां हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा इनकी अन्य कहानियां हैं। अगला देखते हैं, थोड़ा अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा है भाई? विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तन के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चिथड़े से अपनी नग्नता को ढके थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? आप लोग बताइए जल्दी से। पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी।
तो यह कफन कहा, ये किससे है? तो यह कफन कहानी से उद्धृत है। ठीक है। विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन है कफन कहानी का। ठीक है। किस कहानी से उद्धृत है? तो ये कफन कहानी से उद्धृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? तो ये किसका है? ज्ञान रंजन का, धर्मवीर भारती का, शिव प्रसाद सिंह का, मार्कंडेय का। तो ये जो है कर्मनाशा की हार जो है शिव प्रसाद सिंह का कहानी संग्रह। किसका है? शिव प्रसाद सिंह का कहानी संग्रह। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो ये किसका है? हजार प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई। तो ये जो है ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। ठीक है। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया निबंध है। क्या है? निबंध। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सदाचार की ताबीज, विकलांग, श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदनगी से हरिशंकर परसाई के प्रमुख निबंध संग्रह है। ठीक है। परसाई जी व्यंग्य निबंधकार हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, तथा यत्र तत्र सर्वत्र, शरद जोशी के निबंध संग्रह है। ठीक है। शरद जोशी के कौन से? यथासंभव, जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, तथा यत्र तत्र सर्वत्र। ये सब शरद जोशी के। अगला देखते हैं। हाँ चलिए। रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? तो ये किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजार प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गुलाब राय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो रसज्ञ रंजन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है। अगला देखते हैं। थोड़ा हम फास्ट चलने की कोशिश करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। आचार्य शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति एवं लोभ और प्रीति किस श्रेणी में आते हैं? तो किस में आते हैं? साहित्य समीक्षा संबंधी, विचारात्मक, साहित्य सिद्धांत संबंधी, भाव या मनोविकार संबंधी। तो आचार्य शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति एवं लोभ और प्रीति किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं भाव तथा मनोविकार संबंधी। ठीक है। अगला देखते हैं। हिंदी आलोचना का इतिहास किस काल से माना जाता है? हिंदी आलोचना का इतिहास किस काल से माना जाता है? तो आप लोग बताइए जल्दी। तो भक्ति काल, आधुनिक काल, वीरगाथा काल, आदिकाल। तो हिंदी आलोचना का इतिहास काल जो है आधुनिक काल से माना जाता है। कब से माना जाता है? आधुनिक काल से। तो इसका प्रारंभ जो आधुनिक काल में हुआ, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। भक्ति काल तथा आदिकाल कविता का काल। भक्ति काल में व्यक्तिपरक कविताएं और आदिकाल में अपभ्रंश और वीरगाथात्मक कविताएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। प्रकृतिवाद किसकी रचना है? प्रकृतिवाद जो है किसकी रचना है? तो प्रकृतिवाद किसकी रचना है? डॉक्टर देवराज, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त। किसकी है? तो ये किसकी है? तो ये जो है प्रकृतिवाद जो है शिवदान सिंह चौहान की रचना है। किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की रचना है। अगला देखते हैं। अस्ति और भवति नामक आत्मकथा के लेखक हैं। कौन है? तो कौन है? अस्ति और भवति नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, राहुल शंकरत्यान, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भीष्म साहनी। कौन होगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अस्ति और भवति आत्मकथा के लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है? तिरस्कृत
किसकी आत्मकथा है? तो ये तिरस्कर जो है सूरजपाल सिंह चौहान की आत्मकथा है। किसकी है? सूरजपाल सिंह की आत्मकथा है। मुर्दैया एवं मणिकर्णिका तुलसीदास की, जूठन जो है ओम प्रकाश की, वाल्मीकि की, और तथा मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर भारती की आत्मकथा है। ठीक है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मोहनदास नेमिशराय की अपने अपने पिंजरे 1995 है। ठीक, प्रथम आत्मकथा मोहनदास नेमिशराय की अपने अपने पिंजरे जो 1995 में लिखी गई। ठीक है। अगला देखते हैं, यानी कि प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो अमृतलाल नागर, बाबूराव विष्णु पराड़कर, प्रेमचंद्र और रामविलास शर्मा। तो हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र को कहा गया। किसको? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र जी को कहा गया है। ठीक है। अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही 1962 लिखा। ठीक है। अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही 1962 लिखा। अमृतलाल नागर ने चैतन्य महाप्रभु नामक जीवनी लिखी और रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना 3 भागों में नाम से निराला की जीवनी लिखी। ठीक है। अगला देखते हैं, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो कौन है इसमें? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। तो शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। कौन है? कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। केदारनाथ सिंह की रचना अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस आधे, रघुवीर सहाय की काव्य कृतियों में सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध एक समय था आदि ही। दूधनाथ सिंह की कौन है? सपाट चेहरा वाला आदमी, ये दूधनाथ सिंह की है। अगला देखते हैं, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? पूछ रहा है माटी की मूर्तें जो है किस विधा की रचना है? बताइए आप लोग जल्दी से। तो जो है रिपोर्टाज, रेखाचित्र, निबंध, आत्मकथा, कौन होगा? तो ये माटी की मूर्तें रामरच बेनीपुरी का रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र। ये किसका? रामरच बेनीपुरी का रेखा चित्र है। इनके अन्य रेखा चित्र हैं गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर, माटी की मूर्ति और में रामरच बेनीपुरी के 12 रेखा चित्र संकलित। इन्होंने पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो नाम से यात्रा वृतांत भी लिखा। कौन? रामरच बेनीपुरी जी ने। इनके प्रमुख निबंध संग्रह गेहूं बनाम गुलाब, वंदे वाणी, विनायको। अगला देखते हैं, तिब्बत की सीमा पर किसकी रचना है? तिब्बत की सीमा पर किसकी रचना है? तो ये राहुल शंकरतैन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सेठ गोविंद अर्जुन। तो तिब्बत की सीमा पर जो है राहुल शंकरतैन जी की रचना है। किसकी है? तो ये तिब्बत की सीमा पर राहुल शंकरतैन की यात्रा वृत्तांत रचना है। क्या ये भी क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत कौन सा? बलिया यात्रा है। ठीक है। भारतेंद्र बलिया यात्रा, बलिया यात्रा। ठीक है। यात्रा वृत्तांत। सेठ गोविंद दास का है सुदूर दक्षिण पूर्व। ठीक है। दक्षिण पूर्व, सुदूर दक्षिण पूर्व। हाँ, और पृथ्वी परिक्रमा नाम से यात्रा वृत्तांत लिखा है। जो है सेठ गोविंद दास है सुदूर दक्षिण पूर्व और पृथ्वी परिक्रमा 2 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। ठीक है। एक बूंद सहसा उछली, यह अज्ञेय की रचना है। इसकी लेखन विधा क्या है? एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय द्वारा रचित क्या है? यात्रा वृत्त है। क्या है? यात्रा वृत्त। तो एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय द्वारा रचित यात्रा वृत्त विधा की रचना अरे यायावर रहेगा याद, इनका अन्य यात्रा वृत्तांत है, यात्रा व्रत है। ठीक है। त्रिशंकु, आत्मनेय, पद, युग संधियों पर, संवत्सर इत्यादि इनके प्रमुख निबंध हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय कवि और शैलीकार, कथाकार, ललित निबंधकार एवं संपादक थे। इन्होंने सैनिक, विशाल भारत तथा प्रतीक पत्रिका का संपादन किया। ठीक, किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यय अज्ञेय ने। कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन का आरंभ वर्ष है। क्या है? बताइए जल्दी से।
1879 ईस्वी, 1867 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1868 ईस्वी, क्या होगा बताइए? तो 1868 ईस्वी होगा में आरंभ हुआ। इसके संपादक थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इन्होंने हरिश्चंद्र मैगनीज 1873 ईस्वी में और बाला बोधनी 1874 ईस्वी का भी संपादन किया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कविता वर्धनी सभा, तदी समाज एवं पैनी रीडिंग क्लब की भी स्थापना किया था। हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के निवासी पंडित रघुनाथ ने दी थी। किसने दी? काशी के निवासी पंडित रघुनाथ ने। सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब ग्रहण किया? कब ग्रहण किया? तो 1901 में, 1900 ईस्वी में, 1905 में, सन 1903 में। तो 1903 ईस्वी में ग्रहण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो किसने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो ये किसने मानी है? भोजराज, क्षेमेंद्र, वामन और भरत मुनि। तो इसमें भरत मुनि ने है जो 10 मानी। कितनी मानी? 10। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। भरत मुनि को संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि ने किसकी रचना की? नाट्य शास्त्र में 10 काव्य गुण, 10 काव्य दोष तथा 4 अलंकार। 4 अलंकार कौन है? यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक माना है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश ग्रंथों की रचना की है। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनका ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। ठीक है, वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। इन्होंने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। किसने? वामन ने। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किस आचार्य का है? तो ये किसका है? तो ये किसने कहा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो ये कहा है विश्वनाथ जी ने। किसने कहा है? विश्वनाथ जी ने। और दंडी ने क्या कहा? दंडी ने कहा है शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। यहाँ पे लिखते नहीं बनेगा इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए, सुनने से याद हो जाता है। और वामन ने क्या लिखा है? वामन ने लिखा काव्य शब्दोयम गुणालंकारा संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। ठीक है, वामन ने क्या लिखा है? वामन ने क्या लिखा भाई? इन्होंने लिखा काव्य शब्दो अयम गुणालंकारा संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, इसमें कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्र किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार सूत्र जो है किसकी है? वामन की रचना। किसकी है? वामन की है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। वामन ने रीतिरात्मा काव्यस कहकर रीति को काव्य की आत्मा माना है। भामा ने काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की। रुद्रट ने काव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ लिखा। शंकुक ने अनुमितिवाद सिद्धांत का प्रतिपादित किया। ठीक है, अगला देखते हैं शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्तियाँ जो है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। काव्य को अर्थ दिलाने के लिए जिसकी चर्चा होती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति कहते किसे? काव्य को अर्थ दिलाने की जिसकी चर्चा होती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियों के भेद अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके 3 भेद कौन से? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ओज गुण का संबंध किस रस से है? बताइए भाई, ओज गुण का संबंध किस रस से? रौद्र, श्रृंगार, करुण, शांत। तो ओज गुण का संबंध जो है रौद्र रस से। किससे? रौद्र रस से। आचार्य भरत ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 10 गुण बताए। यहाँ पर कर्ण, कट वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण एवं गौड़ी रीति हो वहाँ ओज गुण होता है। ठीक है, कहा जहाँ पर कर्ण, कट वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण एवं गौड़ी रीति हो वहाँ ओज गुण होता है। इसमें प्राय वीर, रौद्र, भयानक और विभत्स रसों की योजना होती है। अगला देखते हैं, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है आहार्य। क्या कहा जाता है? आहार्य। अनुभाव के, जैसे कि अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कौन सा? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सात्विक को मानसिक भी कहते हैं। तो कायिक, वाचिक, आहार्य
असात्विक यानी सात्विक मानसिक वस्तुतः आरोपित या कृत्रिम वेश रचना को आहार्य अनुभाव कहते हैं। वस्तुतः आरोपित या कृत्रिम वेश रचना को आहार्य अनुभाव कहते हैं। जैसे सखा साथ में वेणु हाथ में, ग्रीवा में बनमाला, के की किरीट पीत पटभूषित रज रूपित लटवाला। ठीक है, इस प्रकार हो गया। गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ठीक है, तो एक गीतिका छंद के एक चरण में जो 26 मात्राएं होती, कितनी होती? 26 मात्रा। 14 12 पर यति बनती है। इसमें जो है 14 12 पर यति देकर बनती है। चरण के अंत में लघु गुरु होता है। रूप माला छंद में 14 10 में यति बनती है। ठीक है, अगला देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार? तो यहाँ पे कौन सा? रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यह चरण कमल बंदो हरिराई में चरण उपमेय और कमल उपमान है। ठीक है, इसी प्रकार श्लेष होता है जहाँ पर एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हों। और यमक होता है जहाँ पर एक शब्द बार बार है उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता। उपमा एक समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना उपमा अलंकार कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं उकार बहुला बोली किसे माना जाता है? तो उकार बहुला बोली किसे माना जाता है? तो उकार बहुला जो है अवधि को माना जाता है। ठीक है, भोजपुरी को क्या माना जाता है? इकार बहुला। ठीक, भोजपुरी को इकार बहुला। अवधि को अवधि बोली जो है मुख्यतः कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है अयोध्या, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर आदि क्षेत्रों में अवधि बोली जाती है। अवधि पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधि जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। और ठीक है, अवधि के विषय में यहाँ बता। उकार बहुला बोली है और ये बोली कहाँ कहाँ जाती है? जैसे कि अयोध्या और लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अवधि पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी? पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी, ठीक, पूर्वी हिंदी की बोली है जिसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। अवधि का, ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। किसे स्वर ध्वनि के प्रकारों में शामिल किया जाता है? बताइए जल्दी से। तो स्वर ध्वनि के प्रकार कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, सभी तो होते हैं। उपयुक्त सभी होगा। ठीक, अगला देखते हैं। बांगरू बोली किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो बांगरू बोली जो है किस भाषा के अंतर्गत आती है? किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो बांगरू बोली जो है पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसे हरियाणवी भी कहा जाता है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ बोलियां होती हैं। कौन सी? पूर्वी में कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां होती हैं, बोलियां आती हैं। ठीक, राजस्थानी में उपभाषा में कौन कौन सी आती हैं? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती एवं मालवी बोलियां आती हैं। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही एवं मैथिली बोलियां आती हैं। ठीक है, मेरो सब पुरुषारथ थाको, मेरो सब पुरुषारथ थाको किस भाषा की पंक्ति है? बताइए जल्दी से। तो ये किस भाषा की पंक्ति है? तो ये है ब्रज भाषा की पंक्ति। मेरो सब पुरुषारथ थाको मतलब उसका। मेरो सब ब्रज भाषा की। यह गोस्वामी तुलसीदास की रचना गीतावली के लंका कांड की है। गीतावली ब्रजभाषा में है। तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, तो इनकी रचनाएं तुलसीदास की कौन सी हैं? बैराग संदीपन, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली। ये सभी इनकी 12 रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं। इसकी तुलसीदास जी की। हिंदी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ। किससे? ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है।
निम्नलिखित भाषाओं का सही अनुक्रम है क्या है? तो क्या है होगा इसमें? होगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आहट। कौन सा होगा? संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हमारी दी गई, संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, थोड़ा हम फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 17 और नो सॉरी भारतीय संविधान के ये संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं अनुसूची का संबंध भाषाओं से? तो 8वीं अनुसूची। ठीक है, भाग 17 अनुच्छेद 343, भाग 17 अनुच्छेद 343, 343। ठीक है, 343, 343 से 351 तक। ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? कौन सी भाषा वैज्ञानिक नहीं है पूछ रहा है इसमें। हाँ, कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो इसमें कौन? सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें भाषा वैज्ञानिक जयशंकर प्रसाद नहीं होंगे। ठीक, ये सभी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो विद्यापति के पद जो हैं मैथिली भाषा में रचित हैं। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं। पदावली इनकी ख्याति का आधार है। इन्हें अभिनव जयदेव या मैथिल कोकिल कहा जाता है। कीर्तिलता, कीर्तिपताका इनकी अपभ्रंश रचनाएं, जबकि शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली तथा भू परिक्रमा इनके संस्कृत ग्रंथ हैं। किसके? विद्यापति के। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ, उसके प्रस्तावक कौन थे? कौन थे बताइए जल्दी से। तो गोपाल स्वामी अयंगर थे। कौन से थे? गोपाल स्वामी अयंगर थे। हिंदी को राजभाषा बनाने का वन संविधान में 14 सितंबर 1949 को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 14 सितंबर 1949 में को जोड़ा गया। गोपाल स्वामी संविधान सभा की निर्मात्री समिति के सदस्य थे। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से संबंध थे। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला देखते हैं, प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन का विलोम क्या होता? अर्वाचीन। ठीक है, और विलोम पुराना का नया होगा। ठीक है, और नया का पुराना होगा। ये सभी विलोम पूछ रहा है ना। अगला देखते हैं, हा और विसर्ग के उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं? हा और विसर्ग के उच्चारण तो किस में हा आता है? अविसर्ग। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो ये हा अकु इसी सूत्र के अंतर्गत हा भी आता है, विसर्ग भी आता है, तो कंठ होगा। और का वर्ग भी आता है तो कंठ होगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, तो हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, वर्णों का उच्चारण स्थान। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि सघोष ध्वनि है? तो सघोष ध्वनि कौन सी है? तो इसमें कौन सी है? वाह होगा सघोष ध्वनि। ठीक है, सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और तथा सभी स्वर स्वरवर्ण और तथा या वा रा ला, ये सभी सघोष ध्वनियाँ हैं। ठीक है, सघोष ध्वनियाँ। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो इसमें कौन सा? ये होगा, यह होगा सर्वनाम। यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, काशी जो है संज्ञा है, काशी जो है संज्ञा होगी। मोटा जो है विशेषण होगा। विशेषण क्या होगा? विशेषण, मोटा विशेषण होगा।
और यमुना भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। ठीक, काशी और यमुना दोनों संज्ञा है। मुझे उसका मधुर गाना अच्छा लगता है, तो मुझे उसका मधुर गाना अच्छा लगता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? तो क्रिया विशेषण पद कौन सा होगा? मधुर गाना मुझे उसका लगता है, तो इसमें अच्छा होगा। ठीक है, हाँ अच्छा ही होगा। यहाँ अच्छा शब्द क्रिया लगता है, लगता की विशेषण बता रहा है। यहाँ पर अच्छा शब्द जो है क्रिया लगता की विशेषता बता रहा है। इस वाक्य में मधुर शब्द विशेषण है। अच्छा अच्छा, मधुर शब्द विशेषण है। ठीक है, और क्रिया विशेषण पद अच्छा होगा। ठीक, लगता की विशेषता बता रहा है। वह घर से बाहर गया, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? तो बाहर जाना अलग होने में कौन सा? अपादान। अपादान, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता अलग हो जाता है ना, तो चूहा बिल से निकला, तो वो भी, उसमें भी तो अपादान होगा। ठीक है, अब कारक हमारे हिंदी में कितने प्रकार के? तो कारक 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी ओहो। ठीक, संस्कृत में 6 होते हैं कारक हमारे। कहाँ पे आ गए भाई? अब यहाँ पे निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तो पुल्लिंग शब्द का वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। इसमें पुल्लिंग कौन सा है? घुन, घुन होते हैं, तो यही पुल्लिंग होगा। अक्कल, यानी कि अकल होती है। दुम होती है, धुन होती है, तो इसमें कौन सा होगा? घुन है जो, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब देखते हैं दू प्लस राज की संधि क्या होगी। दू प्लस राज की संधि होगी दूराज। क्या होगी? दूराज। ऑप्शन ए सही होगा। अगला, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, बताइए आप लोग। वर्ण, रूप, शब्द, समरूप, ग्रेफिम। तो मात्रा स्वर को कहते हैं समरूप ग्रेफिम। क्या कहते हैं? समरूप ग्रेफिम। देवनागरी लिपि में मात्रा पद्धति है। ठीक है, ये मात्राएं स्वरों का चिन्ह होती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है, तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। इसे मात्रा का समरूप या ग्रेफिम कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो ये देखिए, धनाढ़ बिल्कुल गलत है। मध्याह्न, ये भी गलत। निवृत्त, ये भी गलत। प्रज्वलित, ये प्रज्वलित, ये सही है, शुद्ध है। ठीक है, अच्छे लड़की परिश्रमी होते, या कैसा वाक्य है? तो अच्छे लड़के परिश्रमी होते, यह जो है यह सरल वाक्य है। कैसा है? सरल वाक्य है। जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता वह सरल वाक्य कहलाता। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र की अग्नि को क्या कहा जाता है? तो समुद्र की अग्नि को कहा जाता है वड़वाग्नि। क्या कहते हैं? वड़वाग्नि। यज्ञ की अग्नि को कहते हैं यागाग्नि, और जंगल में लगने वाली दावाग्नि। जंगल में लगने वाली दावाग्नि। ठीक है, पेट की आग को क्या कहते हैं? जठराग्नि। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। अगला देखते हैं, नकली वेश में रहने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? नकली वेश में रहने वाले व्यक्ति को कहा था छद्म वेशी। क्या कहा था? छद्म वेशी।
भई गति छछूंदर, ओ सॉरी, भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ है क्या है? तो भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ है दुविधा में पड़ जाना। क्या होता है? दुविधा में पड़ जाना है। चलिए फ्रेंड, मैं थोड़ा इसमें जल्दी फास्ट चलने की कोशिश करूँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विद्रोह करना। क्या होता है? विद्रोह करना। प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है? तो प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है? बताइए आप लोग जल्दी से। तो ये किसकी है? भास की। भास ने कितने नाटक लिखे? 13 नाटक लिखे। ठीक है। कालिदास ने 7 रचनाएं की, मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान, शाकुंतलम। ठीक है। और दंडी ने 10 कुमार चरितम, बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखा। ठीक, ओ सॉरी, बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादम्बरी एवं हर्षचरित दोनों की रचना की। बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित दोनों लिखी। अगला देखते हैं, विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? तो विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? तो ये जो है कालिदास का नाटक है। किसका? कालिदास का नाटक है विक्रमोर्वशीयम ने। ठीक है। तो कालिदास के कालिदास के कुल 7 ग्रंथ हैं। कौन सा? ऋतुसंहार गीत काव्य, कुमार संभव महाकाव्य, मेघदूत खंड काव्य, रघुवंशम महाकाव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। भास ने प्रतिमा नाटक की, भारवि ने किरातार्जुनीयम और माघ ने शिशुपाल वध की रचना की। लट लकार गम धातु मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। क्या है? तो क्या होगा रूप इसका? लट लकार भविष्यत काल, गम धातु मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा गमिष्यत। क्या बनेगा? गमिष्यत। ये ऑप्शन सी सही होगा। और इसका कैसे चलेगा? गमिष्यत, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यस, गमिष्यथा, गमिष्यत, गमिष्याम, गमिष्यावा, गमिष्यामा। ठीक है। अब अगला देखते हैं। ओ माय गॉड, चलिए देखते हैं भाई। तत्पुरुलिंग शब्द तृतीया एकवचन का रूप बनता है। तत्पुरुलिंग शब्द का तृतीया विभक्ति एकवचन में रूप क्या बनता है? तेन बनता है। ऑप्शन बी होगा, तेन। इसका क्या होगा? सा तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम ते, तस्मे ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। इसका क्या होगा? सा तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम ते, तस्मे ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयो तेषां, तस्मिन् तयो तेषु। अगला देखते हैं, किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है? पूछ रहा है किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है। तो जो है प्रातिपदिकार्थ, प्रथमा लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा सभी होता है, हेतु में नहीं होती है। तो अगला देखते हैं, स्प्रेहिप्सिता सूत्र किस कारक से संबंधित है? ठीक है। तो स्प्रेहिप्सिता सूत्र जो है संप्रदान कारक से संबंधित। किससे? संप्रदान, जिसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। स्प्रा यानी कि चाहना। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? ग्रामम परिता वृक्षा सन्ति, यही शुद्ध वाक्य होगा हमारा। ठीक है, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। ग्रामम परिता वृक्षा सन्ति। ठीक है। अगला देखते हैं, बच्चा लड्डू के लिए रोता है। बच्चा लड्डू के लिए रोता, वाक्य का सही अनुवाद होगा। क्या होगा? शिशु मोदकाय रोदिति, शिशु मोदकाय रोदिति। ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो, मोदकाय रोदित, ये ऑप्शन बी सही होगा। शिशु मोदकाय रोदिति, रोदिति होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अगला देखते हैं, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। क्या है? जिसका जन्म छोटी जाति में हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होता अंतेज। क्या होता? अंतेज। क्या होता? अंतेज। जिसे छुआ ना जा सके उसे अछूत कहा जाता है, और अंडे से उत्पन्न को अंडज कहा जाता है। ठीक है।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। पूछ रहा नहीं है अर्जुन का पर्यायवाची। तो जो है गुडाकेश है, पार्थ भी है, सव्यसाची भी है। ठीक है, पंचसर नहीं है, अर्जुन का पर्यायवाची पंचसर नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, षड प्लस नवति की संधि होगी। षड प्लस नवति की संधि होगी, क्या होगी बताइए जल्दी से। तो षड़वती, षड़वती होगी, ऑप्शन ए सही होगा। षड प्लस नवति षड़वती होगा। ठीक है, अगला देख, कृष्णार्षिता में कौन सा समास है। तो कृष्णार्षिता में कौन सा समास है बताइए भाई। तो कृष्ण पर आश्रित, कृष्णार्षिता तो में इसमें होगा जो है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जैसे कि जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ देते हैं। और तथा और जैसे कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ देते हैं। जिसके दोनों पद प्रधान हों तथा दोनों संज्ञा अथवा विशेषण हों, वहाँ पे कौन कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पे कुछ रचनाएं देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि 10 कुमार चरितम, ये तो डंडी सही है। मेघदूतम कालिदास भी सही। शिशुपाल वध माघ सही। किराता अर्जुनियम जो है ये भवभूत की नहीं है, भारव की है। किसकी है, भारव। ठीक है, तो यही नहीं सुमेलित होगा, हमारा ऑप्शन डी होगा। इस प्रकार मैंने फ्रेंड यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पूरे 125 क्वेश्चन कवर करवाएं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखने की कोशिश करें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, नमस्कार, बाय बाय। बने रहिए मेरे चैनल पे।